गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिफरेंशियल इक्वेशन इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने पढ़ा दी है पूरी, और सीबीएसई वाले और आईएससी वाले पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में पहला काम हम ये कर रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है वो एक बार आपको पढ़ाए दे रहे हैं कि पूरा सिलेबस आपको एक जगह के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर मिल जाए। उसी की कॉन्टिन्यूटी में हमने डिटर्मिनेंट यहाँ के ऊपर शुरू की है और इसके ऊपर लेक्चर 1 है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद पूरी कैलकुलस हो गई। इसके बाद में जो पोर्शन बचा हुआ है उस पोर्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लेक्चर 1 है डिटर्मिनेंट पर। सबसे पहले आप समझ लें कि डिटर्मिनेंट क्या है और क्यों है। बचपने से क्लास 6 से या उससे भी कम से और क्लास 10 तक 9th वगैरह में आपने देखा कि आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आप इनका रोल समझिए डिटर्मिनेंट का क्या है। इक्वेशंस को अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है। क्लास 9th वगैरह में आपने देखा है कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली जाती है। डिटर्मिनेंट इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालते हैं। अलग अलग नामों से उन मेथड्स को पुकारा जाता है जिससे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए और वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली जाए। जब हम आगे के क्लासेस में आते हैं तो एक कदम आगे बढ़े तो आप ये समझ लीजिए कि डिटर्मिनेंट जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक नया मेथड हायर क्लासेस में हमको मिलता है। सब लोग अपने दिमाग में इस बात को रखें कि डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है। हायर क्लासेस में ये आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के एक तरीक़े का नाम डिटर्मिनेंट है। यानी आपके जहन में ये बात बैठ जाना चाहिए कि जिस तरीके से पीछे हमने इक्वेशन सॉल्व की और उसमें से वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली, कभी 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस हुई तो हमारे पास में 2 आंसर मिले, और कभी 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस हुई तो हमारे पास में 3 वैल्यूज़ हुई। उसी में हायर क्लासेस में एक कदम आगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के एक तरीक़े का नाम है डिटर्मिनेंट। यानी अभी जब आप देखेंगे तो डिटर्मिनेंट मेथड से भी हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सवाल पूछा जाता है, आईएससी बोर्ड में भी पूछा जाता था, तो आईएससी बोर्ड का जो सिलेबस है वो तो फ्लैक्चुएट किया करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईएससी में भी पूछा जाता था और सीबीएसई में भी है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो यहाँ तक हमारी बात पहुँच गई और आपके जहन में हमने ये बात बैठा दी कि डिटर्मिनेंट, आपके दिमाग में सिर्फ ये बात रहना चाहिए कि डिटर्मिनेंट एक तरीक़ा है जिससे कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये बात हो गई। इसके बाद में डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वर्टिकल बार, 2 वर्टिकल लाइनें होती हैं और उन वर्टिकल लाइनों में हम लोग कुछ नंबर जो है वो रोज़ और कॉलम की शक्ल में लिख देते हैं। तो वो वर्टिकल बार के अंदर नंबरों का रोज़ और कॉलम की शक्ल में दिखना ही डिटर्मिनेंट कहलाता है। डिटर्मिनेंट में जो हॉरिजेंटल नंबर्स होते हैं वो हॉरिजेंटल रोज़ कहलाते हैं, और जो वर्टिकली फीडिंग होती है वो वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं, और 2 वर्टिकल बार जो हैं जिसके अंदर नंबर बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, वो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। हमेशा डिटर्मिनेंट में नंबर्स स्क्वायर्ड फॉर्म में होते हैं। कॉलम और रो की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं। जब आप मैट्रिसेस पढ़ेंगे, क्लास 10th में आप पढ़ ही चुके हैं कि मैट्रिसेस में रोज और कॉलम ज़रूरी नहीं है कि बराबर हों, लेकिन डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम की जो संख्या है वो हमेशा बराबर होगी। इसलिए
हमेशा ये डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर्ड होती है। अगर 2 रो होंगे तो 2 ही कॉलम होंगे, और 3 रो होंगे तो 3 ही कॉलम होंगे। इतना ही आपके कोर्स में है, या तो 2 रो और 2 कॉलम, और या 3 रो और 3 कॉलम। अगर 2 रो और 2 कॉलम हैं तो वो सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स कहलाती है, और अगर 3 रो और 3 कॉलम हैं तो वो थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट कहलाएगी। ये सब बातें अपने जहन में आप यहाँ के ऊपर रखें। यानी कंक्लूजन ये निकला कि डिटर्मिनेंट से हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, और उसी तरीके से जिस तरह वेरिएबल्स की वैल्यू वहाँ निकाली जाती है, वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ भी डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। वो मेथड डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर रूल कहलाता है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे अगर हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। तो सिस्टम को सॉल्व करने का ही एक ये नाम है। यानी अगर आप किसी भी इक्वेशंस या सिस्टम को किसी और मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालें तो डिटर्मिनेंट मेथड से भी वही वैल्यूज़ आएंगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास बच्चों a1x, अगर हमारे पास में यहाँ के बार ये a1x और प्लस यहाँ के बार b1y और बराबर 0 लिखा है, और ये a2x और प्लस यहाँ के बार b2y और बराबर ये लिखा हुआ है यहाँ के बार ये 0, और हम इस इक्वेशन में b2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ के बार b1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी a1 b2x और प्लस यहाँ के बार b1 b2y और बराबर 0 होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी a2 b1x और प्लस यहाँ के बार b2 b1y और इज इक्वल टू यहाँ के बार 0। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर यहाँ के बार ये 2। इसके बाद में अगर हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों, तो ये हिस्सा यहाँ से जो है वो कैंसिल हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी a1 b2 और माइनस के a2 b1 और बराबर 0। इसके बाद स्टेप मिल जाएगा a1 b2 और माइनस का यहाँ के पर a2 b1 और बराबर 0, x जो है वो इधर निकल जाएगा। सारे बच्चे इस बात को समझ लें कि ये a1 b2 और माइनस का ये जो a2 b1 लिखा हुआ है, ये दो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये a1 b2 है, ये a1 b2 इस तरह लिखा जाएगा, और ये a2 यहाँ के पर b1 है और a2 b1 ये लिखा जाएगा। ये तरीका है। ये दो वर्टिकल बार जो हैं ये डिटर्मिनेंट के सिंबल हैं, और इसके अंदर a1 b2 इस तरह लिखा जाएगा, a1 यहाँ लिखा जाएगा और b2 ऐसे लिखा जाएगा, और उसके बाद में a2 b1 को ऐसे करके लिखा जाएगा, a2 और यहाँ के पर b1। इसका मतलब ये है कि बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा 0। यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि कहीं पर अगर a1 b2 और माइनस का a2 b1 लिखा है तो बराबर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ के पर a1 b1 और यहाँ के पर ये a2 और यहाँ के पर ये b2, सारे लोग यहाँ के पर समझ लें जो बिल्कुल पहली बार डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, जो 11वें से बिल्कुल 12वें में आए हैं, वो बिल्कुल देख लें कि अगर कहीं पर a1 b2 और माइनस का a2 b1 लिखा है तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ये सिचुएशन हो गई। इसमें सारे बच्चे यहाँ के पर बात को समझ लें कि ये जो a1 b2 है, ये यहाँ के पर ये a1 b2 और ये a2 b1, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे यहाँ के पर वेयर a1 b2 एंड यहाँ के पर a2 b1 आर एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के यहाँ के पर ये जो a1 b2 और a2 b1 है ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, और उसके बाद में a1 कॉमा यहाँ के पर ये b1 कॉमा यहाँ के पर b2 और कॉमा यहाँ के ऊपर एंड यहाँ के पर a2 आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। आप एक बात समझ लें कि ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, और a1 a2 अगर अलग अलग लेंगे तो ये यहाँ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे और ये एलिमेंट कहलाएंगे। एक बात हुई। इसके बाद में अगर इसमें हम लोग यूँ देखेंगे, ये यहाँ के बाद आप ये देख लें कि अगर जब हम इस तरह देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल रोज कहलाएंगे,
ये हॉरिजॉन्टल रोज कहलाएंगे। और उसके बाद में जब हम लोग ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके, तो यहाँ के ऊपर ये वर्टिकल जो है वो यहाँ के ऊपर ये कॉलम कहलाएंगे। इस तरीके से अगर सिचुएशन हम देखेंगे, ये वर्टिकल यहाँ के ऊपर कॉलम होंगे और हॉरिजॉन्टल यहाँ के ऊपर ऐसे जो है वो यहाँ के ऊपर रोज होंगे। इसके बाद में अगर इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, एक रो ये है और दूसरा रो ये है, और एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, तो ये सेकेंड ऑर्डर की यहाँ के ऊपर डिटर्मिनेंट कहलाएगी। इसके बाद में अगर सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, आप देख लें इस चीज़ को, मैं हर जगह पर आपको ये बात बताऊंगा कि अगर सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर अगर यहाँ के ऊपर सेकेंड है, तो यहाँ के ऊपर इसमें एलिमेंट 2 होंगे। एलिमेंट कितने होंगे? एलिमेंट बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएंगे 2। यानी ये आपको याद रखना है कि अगर सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है तो इसमें एक एलिमेंट यहाँ के ऊपर ये होगा A1 B2, और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो होगा A2 और यहाँ के ऊपर B1, और उसके बाद में 4 इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। अगर सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है तो एलिमेंट 2 होंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं, सारे बच्चे देख लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमेशा 2 का स्क्वायर होगा। हर जगह पर मैं यही बता दे रहा हूँ, और अभी हम आगे आपको गिन के बता देंगे। सेकेंड ऑर्डर में एलिमेंट 2 होंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट 2 का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अभी हम पढ़ेंगे, अगर थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, 3 रो 3 कॉलम है, तो यहाँ के ऊपर जो एलिमेंट होंगे, यहाँ के ऊपर जो एलिमेंट होंगे, देखिए थर्ड ऑर्डर में आप देख लें, जो एलिमेंट होंगे सेकेंड ऑर्डर के अंदर, यहाँ के ऊपर 2 एलिमेंट हैं, तो सेकेंड ऑर्डर में यहाँ के ऊपर ये 3 एलिमेंट होंगे। अगर थर्ड ऑर्डर है तो 3 एलिमेंट होंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो 3 का यहाँ के ऊपर स्क्वायरिंग अभी आप आगे देख लीजिएगा। अगर ऑर्डर 3 है तो एलिमेंट 3 होंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ के ऊपर ये 3 का स्क्वायर होगा। अगर सेकेंड ऑर्डर है तो एलिमेंट 2 होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ के ऊपर जो है वो 2 का स्क्वायर यानी 4 होंगे, 1 2 3 और यहाँ के ऊपर 4। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव सवाल लगाने के लिए अगर हम कहीं पर nth ऑर्डर की डिटर्मिनेंट ले लें, ये ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम लोग nth ऑर्डर की यहाँ के ऊपर ले लें, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, उसमें जो एलिमेंट होंगे nth ऑर्डर में, अब एक बात आप सुन लें, एक चीज़ यहाँ के ऊपर जो है वो पॉइंट गड़बड़ हुआ है, और वो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास में कहीं पर फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है तो 2 × 1 पढ़ा जाएगा, और अगर यानी इसकी वैल्यू 2 ही होगी, और अगर कहीं पर फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है तो 3 × 2 × यहाँ के बराबर 1 होगा, यानी बराबर 6 होगा। ये बात समझ लें आप इस चीज़ को। अगर सेकेंड ऑर्डर की एलिमेंट है, सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, तो एलिमेंट कितने होंगे? 2। तो इस 2 को हम लोग लिख देंगे फैक्टोरियल 2। सारे बच्चे समझ लें, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। अगर थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है तो एलिमेंट जो है उसके अंदर यहाँ के ऊपर कितने होंगे? यहाँ के ऊपर हमेशा यहाँ के ऊपर आ जाएंगे फैक्टोरियल 3। ये ध्यान दिएगा, 3 नहीं होंगे बल्कि फैक्टोरियल 3 होंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट कितना होगा? 3 का स्क्वायर। अगर nth ऑर्डर है तो एलिमेंट फैक्टोरियल यहाँ के ऊपर ये n होंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बच्चों बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर n का स्क्वायर। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा आगे पढ़ाना था, लेकिन मैंने यहीं के ऊपर आपको बता दिया। अब जब हम अभी यहाँ के ऊपर आगे बढ़ेंगे तो हम आपको गिन के बता देंगे। इसमें सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये देख लें कि इस तरीके की जो सिक्वेशन है ये यहाँ के ऊपर ये डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। ये कहलाते हैं यहाँ के ऊपर डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये नॉन डायगोनल होते हैं। इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं या मेन डायगोनल भी कहते हैं। मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, इसको लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है, और इसको हम लोग यहाँ के ऊपर मेन डायगोनल भी कहते हैं। यहाँ तक हमने आपको जो है वो पढ़ाया।
इसके बाद में अगर हमारे पास में अगर हमारे पास में यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है a1x और प्लस b1y और c1, यहाँ के पर z बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, यहाँ के पर दे रखा है a2x और प्लस यहाँ के पर b2y और प्लस c2z बराबर 0, और ये दे रखा है a3x और प्लस b3y और प्लस c3z बराबर यहाँ के ऊपर 0। अभी मैंने इसके पहले आपको बात बताई थी कि अगर हमारे पास में दो इक्वेशन दे रखी हैं और दो वेरिएबल हैं, तो उससे जो डिटर्मिनेंट फ्रेम हुई थी उसमें दो रो थे और दो कॉलम थे। अब हमारे पास में सिस्टम में एक वेरिएबल z बढ़ गया और एक इक्वेशन बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं और तीन इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट बनेगी उसमें हर हाल में तीन रो होंगे और तीन कॉलम होंगे। आप देख लें इस चीज़ को कि ये हमारे पास तीन इक्वेशन हैं। हमने आपको बेसिक क्या बताया कि डिटर्मिनेंट प्रोवाइड करता है कुछ नहीं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का एक नए तरीके का नाम जो है वो डिटर्मिनेंट है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दें इन दोनों में 2 और 3 में, तो यहाँ के पर ये बच्चों x अपान हो जाएगा और बराबर यहाँ के पर y अपान होगा, और उसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर z अपान। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने जा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये हो गया कि जब हम इसमें लगाएंगे तो अब आपको इतनी बात मालूम होना चाहिए, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी b2c3 और माइनस का b3c2 आएगा, और जब हम इसमें y अपान लेंगे ये आ जाएगा a3c2 और माइनस का a2c3, और उसके बाद में ये आ जाएगा a2b3 और माइनस का a3 और यहाँ पर b2। ये मैंने इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया जो आप क्लास 9 में पढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों इक्वेशंस में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लगा दिया। ये पहला स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने का। इसके बाद में दूसरे के स्टेप में आप यहाँ पे लिखेंगे, अगला स्टेप है, अगले स्टेप में बच्चों लिखेंगे आप के बराबर यहाँ के ऊपर ये के। इसके बाद में यहाँ से या ये, अब इसके बाद में ये तीसरा स्टेप है, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है तो हम बताते जा रहे हैं। पहले ये था, फिर के बराबर मान लिया, लेट हमने लिख दिया। अब अगला स्टेप यहाँ के ऊपर ये होगा कि यहाँ से जो देखिए, अगर हम इसको के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी b2c3 और माइनस के b3c2 होगा, और यहाँ k से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब हम इसको और k को बराबर करेंगे तो x की वैल्यू k टाइम्स और ये हो जाएगी। इसी तरीके से y की वैल्यू k टाइम्स ये हो जाएगी, और z की वैल्यू जो है वो k टाइम्स यहाँ के ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इसी तरीके से आ जाएगी। ये अगला स्टेप होगा। इसके बाद आप समझ लें, जो भी यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से ये y की वैल्यू यहाँ के पर k टाइम्स a3c2 और माइनस के a2c3, और इसी तरीके से जो z की वैल्यू k टाइम्स यहाँ के ऊपर मिलेगी, ये हमको बची हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हम किसी भी सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं, हम x y या z की ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालें कहीं से, लेकिन उस वैल्यू को जब हम सिस्टम की किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हर इक्वेशन उससे सेटिस्फाई होगी, और अगर नहीं हो रही है तो उस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं कहलाएगी। हमने ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है, ये सेकंड और थर्ड से तो निकाली है, लेकिन ये इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों a1 और इंटू के टाइम्स b2c3 माइनस का b3c2 प्लस यहाँ के पर b1 होगा, और y की वैल्यू यहाँ के पर आ जाएगी a3c2 और माइनस के a2c3, और इसके बाद में प्लस ये c1 होगा, और z की वैल्यू यहाँ के पर k टाइम्स a2b3 और माइनस का a3 और यहाँ के पर ये b2, ये देखिए ये आ गया, और ये बराबर यहाँ के पर निकाल आएगा 0।
और बराबर 0 ये आ गया। ये सब वैल्यूज़ हम लोगों ने रख दी। इसके बाद में आप लोगों ने यहाँ के ऊपर के कॉमन ले लिया बच्चों, और उसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर A1 B2 C3 और माइनस का B3 C2 ये होगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये B1 होगा, और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी A2 C3 और माइनस का A3 C2, और उसके बाद में प्लस का C1 और A2 यहाँ के ऊपर ये B3 होगा, और माइनस का A3 B2 बराबर ये 0 हो गया। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि यहाँ के ऊपर ये जो K है इसको उधर ले गए, कहानी समाप्त हो। वैसे एक बात आप ये समझ लें कि उधर ले गए मैं कह देता हूँ, लेकिन अगर आप बेसिक मामला समझें तो क्या होता है, ये होता है देखिए x इंटू यहाँ के ऊपर y बराबर 0, तो इसका मतलब होता है x बराबर 0 और y बराबर 0। मैं आपको इसकी का कंसेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन हर जगह पर ये रूलिंग लागू नहीं होती। क्यों नहीं लागू होती कि अगर कहीं पर x और y की जगह पर ये 2x बराबर 0 लिखा हुआ हो और हम कर लिख दें 2 बराबर 0 और x बराबर 0, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि कभी 2 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लें कि k इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखा जाएगा यहाँ के पर ओनली A1 B2 C3 और माइनस के B3 और यहाँ के पर ये C2 और माइनस का B1, और यह आ जाएगा A2 C3 और माइनस का A3 C2 प्लस का C1 होगा, और यह आ जाएगा A2 B3 और माइनस का A3 B2 बराबर 0। सब लोग समझ गए ना मेरी बात को? ये मैंने जान के यहाँ पे बता दिया कि कहीं पर अगर कन्फ्यूजन होना हो। तो अब सिचुएशन बच्चों ये हो जाएगी कि A1 ये लिखा जाएगा, और अभी हम तुम्हें ये बता चुके कि अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ के पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये B2 लिखेंगे, ये C3 लिखेंगे, और ये B3 लिखेंगे, और ये देखो ये C2 लिखेंगे। माइनस के इसके बाद में यहाँ के पर B1 आएगा, और ये आ जाएगा A2 C3 और यहाँ के पर A3 और यहाँ के पर ये C2 आएगा, और प्लस यहाँ के पर आ जाएगा C1, यह आ जाएगा A2 यहाँ के पर B3 और ये A3 होगा, और यहाँ के पर ये B2 इज़ इक्वल टू 0। हमने इसको भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में अभी बता ही चुके, ये लिख दिया, और इसको भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया, और इसको भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने यहाँ के पर लिख दिया। अब इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई थी कि अगर कहीं के ऊपर हमारे पास 3 इक्वेशन हैं और 3 वेरिएबल हैं, तो हम उसमें आने वाले जो रोज़ और कॉलम होंगे डिटर्मिनेंट के, वो क्या होंगे, फैक्टोरियल 3। क्या होंगे, एलिमेंट्स जो हैं वो फैक्टोरियल 3 होंगे, यानी 6 होंगे। तो आप लोग खुद ही गौर कर लीजिए, एक एलिमेंट ये होगा, फिर A1 से मल्टीप्लाई होने के बाद दूसरा एलिमेंट ये होगा, तीसरा एलिमेंट ये होगा, चौथा एलिमेंट ये मिलेगा, पांचवा ये मिलेगा, और छठा एलिमेंट ये मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ। और इसके बाद में 9 कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ के ऊपर 9 भी डिटर्मिनेंट भी देख लिएगा। इससे देखिए, इफ वी सम अप द एक्सपेंशन, अगर हम इस पूरे एक्सपेंशन को सम अप कर दें तो इससे जो डिटर्मिनेंट आएगी इम्प्लाइज दैट यहाँ के ऊपर जो डिटर्मिनेंट आएगी उसमें 3 रो होंगे और 3 यहाँ के ऊपर कॉलम होंगे। और पहला कॉलम A1 और यहाँ के ऊपर B1 C1 होगा, A2 B2 और यहाँ के ऊपर ये C2 होगा, और उसके बाद में A3 B3 C3 होगा, और इज इक्वल टू ये वाला 0 यहाँ के ऊपर लगा दिया जाएगा। अब सारे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं 11वें से 12वें में आए हैं वो देख लें कि इसका इससे कनेक्शन क्या है। जब हम इसको समअप कर रहे हैं तो ये ऐसा कैसे आ रहा है, इसको आप देख लें इस चीज़ को। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लें कि कोई भी डिटर्मिनेंट जब एक्सपेंड की जाती है, यानी उसका एक्सपेंशन किया जाता है, तो या तो किसी रो के अलॉन्ग किया जाता है और या किसी कॉलम के अलॉन्ग किया जाता है।
अगर हम पहला रो लेंगे तो इसका मतलब यह है कि अगर हम ये A1 लें तो या तो इसकी सीध का कॉलम ले सकते हैं और या इसकी सीध का रो ले सकते हैं। यह नहीं कि यहाँ से A1 से हम B2 पर भाग जाएं। तो हमेशा जो भी एलिमेंट लिया जाएगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट लिया जाएगा, उसकी सीध का ही कॉलम या रो लिया जाता है। तरीक़ा क्या होता है वो भी समझ लें आप लोग। तरीक़ा ये होता है कि अगर हम इसको एलोंग रो नंबर यहाँ के पर ये 1, देखिए ये रो नंबर 1 है और ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। अगर हम रो नंबर 1 के एलोंग एक्सपेंड करें तो हम इसको नहीं देखेंगे, यहाँ के पर A1 आ जाएगा, सारे बच्चे देख लें, और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट लिया जाएगा उसकी सीध का कॉलम छोड़ दिया जाएगा, इसकी सीध का ये कॉलम छोड़ दिया जाएगा और इसकी सीध का रो छोड़ दिया जाएगा। तो ये छोड़ दिया गया तो बचेगा सिर्फ B2 B3 C2 C3, और वो यहाँ के पर लिख दिया जाएगा B2 और उसके बाद में यहाँ के पर B3 और C2 और उसके बाद में C3। और अगर पहले प्लस आएगा तो साइन एक्सपेंशन ये है कि ये बाद में दोबारा जो आएगा वो माइनस आएगा। क्यों आएगा ये भी हम आपको बताएंगे। पहले प्लस आता है और फिर बाद में यहाँ के ऊपर माइनस आता है। और मान लिए कि आपने यहाँ के ऊपर B1 ले लिया, तो मैंने आपको तरीक़ा ये बात बताई है कि B1 अगर आप लेंगे तो इसकी सीध का कॉलम छोड़ देंगे और इसकी सीध का रो छोड़ देंगे, तो सिर्फ आपके पास में A2 A3 और C2 C3 बचेगा बच्चों। ये A2 A3 बचेगा और बच जाएगा C2 और यहाँ के पर ये C3। पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा और फिर उसके बाद में यहाँ के पर प्लस आएगा और ये आ जाएगा C1। और C1 जब आप लेंगे तो C1 में ये सीधा कॉलम ये चला जाएगा, ये और ये रो चला जाएगा। तो बचने वाले जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो A2 A3 और B2 B3 होंगे। ये आ जाएगा देखिए A2 और यहाँ के पर A3 और ये आ जाएगा B2 और यहाँ के पर B3 और बराबर 0। अब आप इसको और इसको मिला लीजिए बहुत क़ायदे से। बस यही कनेक्शन है इसका इससे, कि जब भी हम किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो यही मामला इसके अंदर होगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट लिया जाएगा उसकी सीध का कॉलम या उसकी सीध का रो जो है वो छोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक बात पहुँची। आप इसमें देख लें, अगर हमने आपको गिन के तो दिखाई दिया कि 6 इसके अंदर एलिमेंट हैं और 9 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो अगर nth ऑर्डर की, ये थर्ड ऑर्डर की है, और अगर nth ऑर्डर की होगी तो फैक्टोरियल n एलिमेंट होंगे और n स्क्वायर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। यहाँ तक बात आई। इसके बाद में जो हेडिंग है वो है माइनर। इसके बाद में यहाँ के पर जो हेडिंग है यहाँ के पर यह है माइनर। आप एक बात समझ लें कि अगर हमारे पास में यहाँ के पर ये डिटर्मिनेंट दे रखी है A1 B1 और C1 और दे रखी है A2 B2 और C2, और ये दे रखा है यहाँ के पर A3 B3 और यहाँ के पर ये C3, और मान लिए कि बराबर 0। माइनर का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का माइनर उसके कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अगर हम यहाँ के ऊपर माइनर ऑफ स्मॉल a1 निकाल रहे हैं, माइनर ऑफ निकाल रहे हैं स्मॉल a1, तो इसको हम लोग कैपिटल A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो अभी हमने आपको बताया इसको माइनर ही कहा जाता है। और माइनर का मतलब ये होता है कि अगर आप इसके माइनर की बात कर रहे हैं तो इसकी सीध का जो है वो कॉलम चला जाएगा और इसकी सीध का रो चला जाएगा। तो ये जो हिस्सा है ये माइनर कहलाएगा। तो आ जाएगा B2 और यहाँ के पर ये C2 और ये B3 और उसके बाद में यहाँ के पर C3। तो ये मैंने आपको माइनर निकालने का तरीका सिखा दिया। अगर कहीं के ऊपर आपसे कहा जा रहा है कि माइनर ऑफ A2 निकालिए, तो आप कैपिटल A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और
अगर ये A2 ले रहे हैं ये, तो इसकी सीध का रो चला जाएगा, इसकी सीध का कॉलम चला जाएगा, B1 C1 और B3 C3 बचेगा B1 C1 और इसके बाद में यहाँ के पर B3 और यहाँ के पर C3, ये माइनर कहलाते हैं। ये हमने माइनर की आपको डेफिनेशन बता दी। इसके बाद में यहाँ पर जो हेडिंग है वो है कोफैक्टर्स। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग यहाँ के पर कोफैक्टर्स। देखिए, कोफैक्टर एक फार्मूला होता है, यहाँ के बाद आप ध्यान ले लें। कोफैक्टर बराबर -1 होल टू द पावर R प्लस C होता है और इनटू माइनर होता है। इस फार्मूले को अपने पास में आप नोट कर लेंगे। कोफैक्टर ही माइनर्स के साइन को डिसाइड करता है। जैसे अगर हम यहाँ के ऊपर आप देखें कि अगर हम कोफैक्टर निकालें, यानी इसका मतलब ये हो गया, अगर हम यहाँ के ऊपर ये कोफैक्टर निकालें, अगर हम यहाँ के ऊपर ये कोफैक्टर देखिए हम लोग निकाल रहे हैं, हाँ, कोफैक्टर ऑफ, अगर हम A1 निकाल रहे हैं बच्चों, इसका कोफैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो -1 लगाएंगे और ये बात देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट किस रो का है और किस कॉलम का है। तो चूंकि ये पहले रो का है और पहले ही कॉलम का है, ये पहले रो का है पहले कॉलम का है, तो 1 + 1 लिखा जाएगा। रो की जगह पर भी 1 आएगा, कॉलम की जगह पर भी 1 आएगा और इनटू इसका यहाँ के पर हम लोग माइनर लिख देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप -1 का होल स्क्वायर करिएगा तो पहला साइन जो है इसका ये प्लस मिलेगा। इसके बाद में अगर कोफैक्टर ऑफ B1 निकालना चाहते हैं तो -1 होल टू द पावर, B1 पहले रो का है और दूसरे कॉलम का। देखिए ये पहला रो है लेकिन कॉलम जो है वो दूसरा है, तो ये आ जाएगा और इनटू यहाँ के ऊपर ये आएगा। लेकिन अगर आप -1 पर पावर 3 करेंगे तो रिजल्ट जो है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस B1 का साइन जो है यहाँ पर माइनस होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ के ऊपर ये कोफैक्टर ऑफ C1 निकाल रहे हैं बच्चों, तो -1 होल टू द पावर फर्स्ट रो होगा और थर्ड कॉलम होगा। रो फर्स्ट होगा और कॉलम जो है वो यहाँ के ऊपर थर्ड होगा और इनटू का निशान लगेगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये पॉजिटिव, क्योंकि पावर 4 होगी और बेस नेगेटिव है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप खुद ही देख लें कि ये यहाँ के ऊपर आ जाएगा बेस नेगेटिव पावर, तो रिजल्ट कैसा पॉजिटिव। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का जो साइन एक्सपेंशन होगा प्लस माइनस और यहाँ के ऊपर ये प्लस होगा, ये इस तरीके से होता है कि पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा और प्लस होगा। और कोई भी अब आप निकाल के घर पे देख लीजिएगा, पूरे डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर से अगर आप इसके साइन कन्वेंशन निकालिएगा तो प्लस माइनस यहाँ के ऊपर ये प्लस होगा, ये माइनस प्लस ये माइनस होगा, प्लस माइनस और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर प्लस। ये है एक्सपेंशन। यानी अगर आप पहला रो लेके सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस होगा, ध्यान दे लीजिएगा। और अगर आप सेकंड रो लेके कर रहे हैं तो पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, और अगर थर्ड कर रहे हैं तो फिर वही प्लस माइनस प्लस होगा। अगर आप ये कॉलम लेके कर रहे हैं ऐसे, मान लीजिए इन कॉलम के एलिमेंट को ले रहे हैं, तब भी प्लस माइनस और यहाँ के ऊपर ये प्लस होगा, पहले प्लस और बाद में माइनस और यहाँ के ऊपर ये प्लस। ये मैंने आपको कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया। और आगे बढ़िए। इसके बाद में
कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज होती हैं। आपकी हेडिंग है यहाँ के ऊपर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑफ डिटर्मिनेंट, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या हेडिंग है? एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और पहली प्रॉपर्टी ये है, देखिए पहली यहाँ के पर प्रॉपर्टी ये है, अपने पास में आप समझ लें, नोट कर लें कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू the value of the determinant remain unchanged, remain unchanged, remain unchanged if rows be changed into columns or columns be changed into rows। देखिए ये पहली प्रॉपर्टी है, लिखना इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम चीज़ आपके सामने हो, नहीं तो फिर आप किताब से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्लैरिफाई करने के लिए नोट कर रहा हूं कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रोज बी चेंज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स बी चेंज इनटू यहाँ के ऊपर ये रोज। देखिए पहली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यह है कि सवाल लगाते वक्त किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम कर दिया जाए या कॉलम को रोज कर दिया जाए तो जो रिजल्ट होता है डिटर्मिनेंट का दैट विल ऑलवेज अनअफेक्टेड, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में यहाँ के बाद देखिए डेल्टा डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन है, अगर ये दे रखा है a1 b1 और ये दे रखा है a2 और यहाँ के पर b2, तो इसका रिजल्ट a1 b2 और माइनस का ये a2 और यहाँ के पर ये b1 होगा। अब देख लें a1 b2 और माइनस का a2 b1 होगा। और अब आप देखें इस चीज़ को कि यही डेटा है, अगर हम a1 b1 की जगह के पर ये a2 b2 कर दें और यहाँ पर a1 और यहाँ के पर b1 कर दें, घर में करके देख लीजिएगा, चाहे कॉलम को इंटरचेंज कर लीजिए। देखिए सिचुएशन आप समझ लें, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज इफ रोज बी चेंज इनटू कॉलम्स और कॉलम बी चेंज इनटू रोज। हमारे पास में यहाँ के पर a1 b1 पहला रो है, हमने इसको पहला कॉलम बना दिया। a2 b2 दूसरा रो है, इसको हमने यहाँ के ऊपर दूसरा जो है वो यहाँ के ऊपर कॉलम बना दिया। अब जब आप इसको देखिए, अब समझ लीजिए मैंने चेंज कर दिया रोज को कॉलम में, तो जो रिजल्ट आएगा a1 b2 और उसके बाद में माइनस का a2 और यहाँ के पर ये b1 रहेगा। यानी ये क्लैरिफाई हो गया पहली प्रॉपर्टी कि किसी भी सवाल में अगर डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम कर दें और कॉलम्स को रोज में कर दें तो आपको उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, ये पहली प्रॉपर्टी हुई बच्चों। इसके बाद में यहाँ के पर ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 2। इसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगी यहाँ के पर प्रॉपर्टी नंबर 2, और प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि इफ 2, और जो चीज़ सेकेंड ऑर्डर के लिए सही है वो थर्ड ऑर्डर के लिए भी सही होगी। ये बात भी बीच में मैंने आपको रोक के बता दी कि ऐसा ना सोचिएगा कि ये सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो सेकेंड ऑर्डर के लिए सही प्रॉपर्टी होगी वही थर्ड ऑर्डर के लिए भी होगी। इफ 2 रोज और इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ, ये कॉलम लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट बी चेंज्ड, बी इंटरचेंज्ड, then
द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट, then the sign of the determinant is changed, if two rows or columns of determinant be interchanged, then sign of the determinant is changed. आप देख लें कि अगर डेल्टा बराबर आपके पास में यहाँ के पर ये a1 b1 दे रखा है और ये दे रखा है यहाँ के पर a2 और यहाँ के पर b2, ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि बराबर का आप यहाँ के पर निशान लगाइए और ये वैल्यू हो जाएगी जाकर a1 b2 और माइनस का ये देखिए a2 और यहाँ के पर ये b1, आपने देखा। और इसके बाद में इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो a2 b1 हो जाएगा और माइनस के a1 b2 हो जाएगा और बराबर यहाँ के पर लगा दिए, देखिए ये माइनस आ गया। अब इस सिचुएशन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, ये आप लिखेंगे a2 और यहाँ के पर b1 और उसके बाद में ये a1 हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ के पर b2। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला कि डिटर्मिनेंट हमारे पास में ये देखिए a1 b1 थी और यहाँ के पर a2 और यहाँ के पर ये b2 हुई, बराबर का निशान लगाया और ये माइनस हो जाएगा। और आप देख लें कि a2 b2 जो था वो दूसरा रो था और a1 b1 पहला रो था, तो a2 b2 पहला रो बन गया, यानी ये जो है ये ऊपर पहुंच गया और a1 b1 जो है वो नीचे पहुंच गया। तो साइन क्या लग जाएगा यहां पर माइनस। फिर सुन लीजिए, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रोज को रोज से और कॉलम को कॉलम से, पहली प्रॉपर्टी में इसमें क्या फर्क है, वहाँ क्या था कि कॉलम रो से इंटरचेंज कर दिए जाएं या रो कॉलम से कर दिए जाएं, रिजल्ट इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर रोज को रोज से इंटरचेंज किया जाए और या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज किया जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर हाल में यहाँ के पर ये माइनस लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी सवाल लगाएं और कभी भी किसी दो कॉलम को या दो रो को इंटरचेंज करें तो बाहर माइनस लगा देंगे तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसके बाद में फिर अब आप लोग यहाँ के ऊपर प्रॉपर्टी नंबर यहाँ के ऊपर 3 देखिए कि अगर ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स are identical, then value of determinant is 0। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट ले ली जाए और किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम जो हों वो आइडेंटिकल हों, आइडेंटिकल का मतलब सेम हो, तो हमेशा उनकी वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में कहीं डेल्टा बराबर, ये देखिए a1 और यहाँ के पर b1, क्लैरिफाई भी करता चल रहा हूँ मैं, इसीलिए a2 b2 और यहाँ सॉरी यहाँ पर भी a1 और यहाँ के पर b1 c1 कर दिया और मान लीजिए कि यहाँ के ऊपर ये a2 b2 और यहाँ के पर ये आ गया c2। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 1 हो गई। यहाँ पर पहला रो और दूसरा रो आइडेंटिकल है। क्लैरिफाई करता हूं कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 कैसे होगी। देखिए, अगर हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज यहां पे लिख दिया, यहां के बाद इंटरचेंज R1 एंड R2, अगर हम इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दें पीछे की प्रॉपर्टी से, तो बच्चों डेल्टा बराबर हो जाएगा, माइनस लग जाएगा और ये a1 b1 c1 प्रॉपर्टी लगा दी है और उस प्रॉपर्टी की वजह से बाहर माइनस हो जाएगा। ये a1 b1 c1 ऊपर पहुंच जाएगा, ये a1 b1 c1 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर
ये आ गया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये डेल्टा बराबर ये माइनस होगा और ये पूरी यहाँ के ऊपर जो डिटर्मिनेंट है आप देख लें ये सेम ही है ना, तो इसी डेल्टा के बराबर होगी। ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर डेल्टा, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर डेल्टा और प्लस डेल्टा बराबर 0 होगा, 2 डेल्टा बराबर 0 होगा और ये देखिए डेल्टा बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग सवाल लगाएंगे तो सवाल लगाने में किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो हमेशा उनकी वैल्यू 0 होगी। अगर हम 0 करें सवाल लगाने में तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में तीसरी प्रॉपर्टी के बाद में देखिए चौथी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसको मैं आपको प्रूव नहीं करा रहा हूं, लेकिन आप ये समझ लें कि अगर यहां पे लिखा हुआ है MA1 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर MB2 A1 लिखा हुआ है, MB1 लिखा हुआ है, MC1 लिखा हुआ है, इसके बाद में NA2 लिखा हुआ है, NB2 लिखा हुआ है, NC2 लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है और N2 यहाँ के ऊपर A1 A2 और यहाँ के ऊपर A3 है, फिर N इंटू यहाँ के ऊपर B3 है, N इंटू यहाँ के ऊपर ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर C3 और बराबर। सारे बच्चे समझ लें कि अगर M यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। यानी जब भी कोई चीज़ कॉमन ली जाएगी तो वो या तो पूरे रो में होना चाहिए और या पूरे कॉलम में होना चाहिए, इसके बिना उसको हम लोग कॉमन नहीं ले सकते। इसी तरीके से n और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये देखिए ये n हो गया और यहाँ पर p कर दीजिए, ये p कर दिए बच्चों, ये p, तो m यहाँ से कॉमन हो जाएगा, n दूसरे रो से कॉमन हो जाएगा और p जो है वो तीसरे रो से कॉमन हो जाएगा और अंदर रिजल्ट हो जाएगा यहाँ के ऊपर A1 B1 और यहाँ के ऊपर C1, A2 B2 C2 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर A3 B3 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर C3। ये मैंने आपको कॉमन लेने का तरीका बता दिया कि इस तरीके से डिटर्मिनेंट में कॉमन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ के ऊपर नहीं है बाई दी वे, आप कॉमन ले लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये अगली प्रॉपर्टी है। इसके बाद में अब ये चूंकि लंबी लैंग्वेज इसलिए हम इसको लिखा नहीं रहे हैं, हम इसको खाली आपको जो है वो बताए दे रहे हैं कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A1 और प्लस B1 और ये लिखा हुआ है A2 प्लस B2 और यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है A3 और प्लस यहाँ के ऊपर ये B3 और ये C1 है और यहाँ के ऊपर D1 है, यहाँ के ऊपर C2 है, यहाँ के ऊपर D2 है, यहाँ के ऊपर C3 है और यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है D3। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट 2 कॉन्स्टिट्यूएंट का सम है तो हम उस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के सम में ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इस तरह ब्रेक की जाएगी। आप समझ लें ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो टिपिकल टाइप के सवाल होंगे IIT वगैरह के वो इसी से लगेंगे, इस तरीके से लगेंगे। देखिए A1 और A2 A3 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 A2 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये A3। ये अब इसको छोड़ देंगे अभी हम, फिर C1 D1 लिखेंगे, C2 D2 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे C3 और यहाँ के ऊपर D3, ये आ गया और ये प्लस लगा देंगे। अब ये वाला जो प्लस है ये दूसरी डिटर्मिनेंट बनाने का काम आएगा और वहाँ पहला कॉलम B1 B2 B3 बन जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ के ऊपर B1 B2 और यहाँ के ऊपर B3 और इसके बाद C1 D1, ये आ जाएगा C2 D2 और ये आ जाएगा C3 और यहाँ के ऊपर D3 और ये लघु लाइन खींच दी जाएगी। अगर यहाँ पर A1 प्लस B1 और प्लस मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ होता A1 और प्लस B1 और प्लस मान लीजिए P1 लिखा हुआ होता, इस तरीके से गया होता, तो ये इस तरीके से ब्रेक होता, ये A1 फिर ये बन जाता और प्लस लग जाता, फिर उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू पहले यहाँ के ऊपर ये B1 और इसके बाद में ये जो था ये पूरा पहला कॉलम यहाँ बनता और उसके बाद में फिर लग जाता और प्लस तीसरी डिटर्मिनेंट यहाँ के ऊपर P1 और पूरा पहला यहाँ के ऊपर जो कॉलम बनता वो इससे बनता।
तो ये मैंने आपको यहाँ के बार बता दिया कि ये कॉलम के अलॉन्ग भी ब्रेक की जाती है और रोज के अलॉन्ग भी सम में डिटर्मिनेंट ब्रेक कर दी जाती है। ये अगली प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है, नंबर मुझे नहीं याद है कि कौन सा चल रहा है, 4-5 प्रॉपर्टीज हो गई और इन्हीं प्रॉपर्टी को बेस मानकर सवाल लगाए जाएंगे। देखिए ये यहां के बराबर आप समझ लें, द वैल्यू ऑफ द, अब ये मैं लिख रहा हूं, लैंग्वेज में लिखना जरूरी है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। द वैल्यू, अब मैं लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट unaffected, the value of the determinant is unaffected, the value of the determinant is unaffected when any row or column, यहां पे लिखा जाएगा यहां के पर when any row or column is multiplied, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, is multiplied by a number, by a number, by a number और any expression, और यहां पे लिखा जाएगा यहां के पर एनी एक्सप्रेशन, और एनी एक्सप्रेशन एंड देन एडेड, और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी रो, अदर रो और कॉलम, from any other row, और यहाँ के अब देखिए ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरी लिखी है, क्योंकि इंजीनियरिंग वगैरह में जो सवाल लगते हैं आपके, तो मुझे नहीं लगता कि क्लास 12 में कोई प्रॉपर्टी ऐसी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ ज़रूरत पड़ती है कि द वैल्यू ऑफ द, यहाँ के पे लिखा है, देखिए डिटर्मिनेंट लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा, इज अनएफेक्टेड when any row or column is multiplied, यहाँ तक समझ लिए, यानी अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई करें बाई आ नंबर और एनी एक्सप्रेशन, ये किसी नंबर से कर दें और या किसी एक्सप्रेशन से कर दें, और उसके बाद में एंड देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और फिर उसको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, किसमें, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम, तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज अनएफेक्टेड, तो रिजल्ट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में ये लिखा हुआ, देखिए अगर हमारे पास में यहाँ के पर लिखा हुआ है A1 और B1 C1, A2 B2 और यहाँ के पर C2 और A3 B3, और यहाँ के पर ये C3 लिखा है और बराबर का निशान लगा हुआ है, और यहाँ के पर लिखा हुआ है A1 और प्लस यहाँ के पर MB1 और प्लस NC1, और ये लिखा हुआ है यहाँ के पर A2 और प्लस MB2 और प्लस N, यहाँ के पर ये C2, A3 है और प्लस यहाँ के पर MB3 है और प्लस NC3, यहाँ के पर ये लिखा हुआ है NC3, और उसके बाद में यहाँ के पर लिखा हुआ है B1 C1 और यहाँ के पर लिखा है B2 C2 और B3 और यहाँ के पर ये C3 लिखा हुआ है। बस मैं ये आखिरी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे का लगभग लेक्चर होने वाला है, इससे ज़्यादा बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको आप समझ लें। हमारे पास में ये डिटर्मिनेंट दी हुई थी, इस डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया कि m से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, MB1 MB2 MB3 कर दिया, फिर n से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये NC1 NC2 और NC3, और जब हमें MB1 यहाँ मिल गया और NC1 ये मिल गया तो हमने इसमें जोड़ दिया, तो हमें ये कॉलम मिल जाएगा, और B1 और C1 वाले जो अगले कॉलम है वो वैसे ही रहेंगे, और दोनों डिटर्मिनेंट जो है वो बराबर होंगी। अगर आपके हलक से ये बात नहीं उतरी, किसी भी नंबर से यहाँ 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 मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें
तो पहला कॉलम ये मिलेगा और ये दोनों कॉलम वैसे ही लिख दी जाएंगे और ये दोनों बराबर होंगी। तो क्लैरिफिकेशन आप देख लें कि हमारे पास में यहाँ के पर राइट हैंड साइड बराबर, ये देखिए राइट हैंड साइड ये है, हमने इसको इस कॉलम के अलॉन्ग ब्रेक कर लिया तो आ जाएगा A1, ये देखिए A2 और यहाँ के पर A3, और ये आ जाएगा B1 C1, ये B2 C2 और उसके बाद में B3 और यहाँ के पर ये C3। देखिए ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, इसके अलॉन्ग ब्रेक कर रहे हैं और ये दोनों कॉलम लगा दिया और ये हम लोगों ने ये वाला प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद में अब पहला कॉलम ये बनेगा और पहला कॉलम जब ये बनेगा तो M यहाँ पर भी है, M यहाँ पर भी है, M यहाँ पर भी, M हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा यहाँ के पर B1 B2 और उसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा B3। देखिए ये बचेगा। अब उसके बाद में अगले दोनों कॉलम फिर इसके साथ आ जाएंगे, ये B1 C1 आ जाएगा और ये B2 C2 आ जाएगा और B3 और उसके बाद में C3 आ जाएगा। इसके बाद ये वाला प्लस जो है देखिए ये आ गया, अभी प्रॉपर्टी मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद में यहाँ पर भी n कॉमन है तो यहाँ के पर क्या करेंगे, ये n हम लोग यहाँ से देखिए ये और ये कॉमन ले लेंगे तो C1 C2 C3 बचेगा, C1 C2 और यहाँ के पर C3 और ये बचेगा B1 B2 और यहाँ के पर B3 और अगला C1 C2 और उसके बाद में यहाँ के पर ये C3। आपने देखा हमने राइट हैंड साइड को में पहले कॉलम को के अलॉन्ग इसको जो है वो 3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लिया। अब सारे बच्चे गौर कर लें कि इसको टच नहीं करेंगे। A1 B1 C1 देखिए ये आ गया, A2 B2 C2 देखिए ये आ गया और A3 B3 C3 देखिए ये आ गया और ये M हो जाएगा और उसमें B1 B2 B3 B1 B2 और यहाँ के पर ये B3 आइडेंटिकल हो गया, ये आइडेंटिकल हो गया तो M इंटू ये 0 हो जाएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो 0 और प्लस यहाँ पर n आएगा। ये देखिए C1 C2 C3 ये होगा और C1 C2 C3 देखिए ये भी होगा तो इसमें ये और ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू भी 0 तो ये तो ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा। तो यहाँ से प्रॉपर्टी क्या आई, प्रॉपर्टी ये आई कि अगर हमारे पास में कोई डिटर्मिनेंट है और किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके किसी कॉलम या किसी रो में उसको जोड़ दें तो रिजल्ट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये मैंने डिटर्मिनेंट यहाँ तक पढ़ा दी है, जितनी भी प्रॉपर्टी हो गई हूँ। अब आगे नेक्स्ट उसमें जो है वो अपलोड होगा जितने भी इसमें लेक्चर में आए। अभी तो यहाँ के पर ये लेक्चर 1 है, समझे, तो फिर अच्छे अच्छे सवाल भी हम आपको लगा देंगे, फिर मैट्रिसेस पर जाएंगे। थैंक यू।